अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये आप ऊपर का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि हम किस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन हमारा है एग्जांपल 2 पेज नंबर 6 पे एनसीईआरटी बुक का। क्या कह रहा है? शो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 2q। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q के ही फॉर्म में होगा एंड ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज इक्वल टू सम इंटीजर। जो q होगा वो क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। तो देखो मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा कि 2q है ना बेटा, ये 2q, q कोई भी इंटीजर होगा। ये 2q जो है इसका फैक्टर क्या आ रहा है? इसका फैक्टर 2 × q हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जिस नंबर का भी फैक्टर अगर 2 आ जाए तो वो क्या होता है? वो इवन नंबर होता है। कोई भी नंबर हो है ना, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका एक फैक्टर 2 है ना तो वो क्या है? वो इवन नंबर है सिंपली। अगर उसका फैक्टर 2 होगा तो इसका मतलब वो 2 से क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। हर नंबर अपने फैक्टर से तो डिविजिबल होता है ना। ये 2q जो है अपने ही फैक्टर से डिविजिबल है। देखो q आ गया तो ये 2q क्या हुआ? हमारा इवन हो गया। और ऐसे भी a इज इक्वल टू bq + r के फॉर्म में हम लिखते हैं जब, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2q + 0। और जब ऐसा हो जाता है तो भी हम बोलते हैं ये इवन नंबर है। अगर ये यहाँ पे 0 आ गया और ये जो b की जगह पे 2 आ गया, यानी 2 से ये नंबर डिविजिबल है, क्वोशिएंट कुछ भी आए, है ना, इवन नंबर। अच्छा ऑड नंबर क्या होगा? सिंपल सी बात है कि ये 2q क्या है? 2q जो है एक इवन नंबर है और इसी में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया? ये एक ऑड नंबर बन गया, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर आप निकालो। फैक्टर तो पहले निकाल नहीं पाओगे आप। अगर इसको 2 से आप डिविजिबल करोगे तो ये क्या आएगा? देखो ये क्या आएगा? कोई इंटीजर अगर आ जाए, इस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और कोई इंटीजर आ जाए तो मैं बोलूँगा ना कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। हर नंबर जब डिवाइड हो जाता है पूरा तो जो क्वोशिएंट आता है वो क्या आता है? पूरा का पूरा इंटीजर आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है ना। 1.5 क्या है? एक इंटीजर तो नहीं है ना, इसलिए मैं बोलूँगा कि 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 8 रख दिया तो ये 2 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो ये क्या होगा? देखो इंटीजर आया तो मैं बोलूँगा कि 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, राइट। तो अब इसको जरा आप डिवाइड करके खुद ही देख लो, ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? +1/2। ये तो इससे कट गया तो आंसर में क्या आया? आंसर में आएगा q + 1/2। अब देखो ये q + 1/2 कभी इंटीजर नहीं हो सकता है। q अगर इंटीजर में 1/2 जोड़ने से इंटीजर में 1/2 जोड़ने से वो कोई इंटीजर तो नहीं रह जाता है। तो ये हमारा 2q + 1 के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? वो ऑड नंबर होगा। सिंपल सी बात है। अगर 2q जो है इवन होगा तो उसमें 1 ऐड कर दो तो ऑड होगा, सिंपल सी बात है। फिर अगर ऐसा कोई बोले कि फिर 2q + 2 किस फॉर्मेट में होगा, मतलब इवन होगा कि ऑड होगा, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ और ये q + 1 ऐसा बोल देता हूँ तो ये फिर से इवन बन जाएगा। क्यों? 2 × एनीथिंग। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर होगा 2 और एक फैक्टर हो जाएगा व्हाट? q + 1। यही तो आएगा ये नंबर, ये जो नंबर है इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो यही तो आएगा। तो उस फैक्टर 2 निकला कि नहीं निकला? 2 निकल गया तो ये इवन नंबर है। इसका मैं फैक्टर 2 निकाल ही नहीं पाऊंगा, है ना। देखो अगर फैक्टर निकालूंगा तो कॉमन निकालना पड़ेगा ना बेटा, कॉमन निकालूंगा तो नहीं आएगा 2, इसलिए ये ऑड नंबर है और ये क्या है? इवन नंबर है। वेरी सिंपल है ना। चलो अगला देखते हैं। तो मैं तब तक इसको रब कर लेता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का हमारा वो है, मुझे देखना पड़ेगा इसमें। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3, है ना। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है। शो करना है किसी भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो किस फॉर्मेट में होगा? या तो 4q + 1 के फॉर्मेट में होगा या फिर 4q + 3 के फॉर्मेट में होगा। अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक फॉर्मेट होगा, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है कि हर इस फॉर्मेट में ही होगा, और भी फॉर्मेट बन सकते हैं। लेकिन मैं सारे ऑड इंटीजर को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। मैं 3 को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो चलो इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है? ऑड। तो अभी हमने सीखा था ना
कि इवन नंबर किस फॉर्मेट में था, 2q, तो ऑड क्या हो जाएगा, 2q + 1 के फॉर्मेट में होगा। तो अगर मैं इस नंबर को या इसको इस फॉर्मेट में ला दूं, देखो यहाँ क्यूब से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, q भी एक इंटीजर होगा और x भी एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूँ। चलो पहला देखते हैं, इधर देख लेते हैं ना, इधर यहाँ पे तो 4q + 1 को देखते हैं बेटा। तो ऑड यहाँ पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए ना। देखो मैं इसको फैक्टराइज करूँगा पहले तो 2 × 2q + 1 ऐसा होगा। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो नंबर है ये किस फॉर्मेट में आया। ये देखो 2 × इसको क्या मान लूँ, x मान लूँ, 2 × x + 1। देखो इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया। अगर q एक इंटीजर है, देखो अगर q एक इंटीजर है तो q में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और वो इंटीजर को हमने x मान लिया। ऐसे समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2q आ गया, है ना। देखो आ गया 4q + 1 जो है वो किस फॉर्मेट में आ गया, 2x + 1। ये जो है ये क्या होता है, ये इवन नंबर होता है, 1 ऐड हो गया तो ऑड नंबर बन गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो है 4q + 3 है। देखो वेरी सिंपल है ना, बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। हालांकि इसको दूसरे बुकिश तरीके से कैसा बताया जाता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 4q + 0 लिखेंगे, फिर 4q + 1 लिखेंगे, 4q + 2 लिखेंगे, 4q + 3, ऐसा देखो ऐसा 4q + 2 लिखेंगे, फिर 4q + 3 लिखेंगे, फिर बोला जाएगा कि ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है, तो फिर बचा हुआ जो है इवन नंबर होगा। ये एक तरीका अपना, लेकिन मैं आपको वो बुकिश तरीका नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल इस फॉर्मेट में लाने की बस कोशिश करो, ख़त्म कहानी। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो इसका भी मैं क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता हूँ, मतलब जो फैक्टराइज तो नहीं होने वाला क्योंकि दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन जिस टर्म को मैं ब्रेक कर सकता हूँ मैक्सिमम मैं कर दूंगा। तो 4q को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2q + 2 + 1, है ना। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे मैंने 2 + 1 क्यों लिखा है इस 3 को, एक रीज़न है ना। क्या रीज़न है, क्योंकि देखो लास्ट में मुझे क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, असल में मेरे पास ये एक टर्म, ये 2 टर्म और ये तीसरा टर्म, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2, चूँकि मुझे 2 को बाहर निकालना है, ऑड है तो 2 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग +1 आना चाहिए। तो देखो इसलिए मैंने इसको 1 के या 3 को 2 + 1 लिख दिया, और 2 और इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा 2q + 1 और फिर ये। अब देखो ये भी उस फॉर्मेट में आ गया, ये क्या हुआ 2 × x + 1 आया कि नहीं आया। इसको आप लिख सकते हो ना बेटा कि ये हो गया 2 और ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, x + 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, x = 2q + 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे x का वैल्यू 2q आया था, यहाँ पे x का वैल्यू 2q + 1 आ गया ना उस फॉर्मेट में, देख लो सिंपली। तो ये 4q + 3 क्या हुआ, क्या प्रूफ हुआ। आप q की जगह पे कुछ भी रखोगे ना, क्या आएगा q की जगह पे कुछ भी रखोगे ये ऑड नंबर ही आएगा। देखो ये q इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर तो इवन बनने वाला है, इवन में ऑड जोड़ोगे ऑड बन जाता है। उसी तरह से ये भी q का कुछ भी वैल्यू रखो ये इवन ही बनने वाला है, इवन में 1 ऐड करोगे ऑड बन जाता है, सिंपल सा तरीका है ना। चलो ये भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एग्जाम्पल का। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाँ, स्वीट सेलर। अब चूंकि इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है पेज 6 पे, ये जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या रहा है पहले ये समझ लीजिए ना, इतना इसका जो कहने का मतलब है यही हम समझ नहीं पाएंगे, तो फिर हमें बस पता है सेफ निकाल लो और काम खत्म। तो असल में पहले समझते हैं इसको। देखो ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। एक मिठाई वाला है जिसके पास इतना काजू बर्फ़ी है और इतना जो है वो क्या है, बादाम की बर्फ़ी है। शी वॉन्ट टू स्टेक देम, स्टेक का मतलब रखना, स्टेक का मतलब लगाना, है ना। स्टेक देम इन सच ए वे, उसको इस तरह से वो रखना चाहती है दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर। क्या सेम नंबर, सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी। अब मान लो ये डब्बा है, ठीक है ना, बड़ा सा डब्बा है
और इसमें एक तरफ 420 बर्फी है और दूसरा क्वालिटी वाला 130 बर्फी है, ठीक है। तो वो क्या चाह रही है कि नंबर ऑफ स्टेक, देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, चाहे जितना भी लगे, है ना, इसमें चाहे जितना लगे, इसमें चाहे जितना लगे, लेकिन ईच स्टेक में वही बोला जा रहा है कि हर एक स्टेक में, चाहे इसमें अगर 5 बर्फी है तो इसमें भी 5 बर्फी होना चाहिए, है ना, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे बोल रहा है शी वॉन्ट टू स्टेक देम इन सच ए वे, इस तरह से इसको लगाना चाह रही है दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर, हर स्टेक में सेम नंबर हो, क्या वो नंबर ऑफ बर्फी है ना, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और इस तरह से वो लीस्ट एरिया, कम से कम एरिया करेगा, है ना। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, अदरवाइज देखो ऐसे हो जाएगा, ये बर्फी ऐसा, इसको ऐसा रख दिया, इसको ऐसा रख दिया, इसको ऐसा रख दिया, ऐसा है ना, करते क्या, और फिर इसको ऐसा कर दिया, तो पता ये चला कि ये पूरा ले लेगा और ये पूरा ऐसा, है ना, तो ये ज़्यादा है, ये फिर यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि लीस्ट नंबर ऑफ एरिया, यानी कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से लगे, ठीक है ना, इस तरह से नहीं लगे कि इस वाले में जो 420 वाला है उसमें नंबर ऑफ बर्फी ज़्यादा कर दो और जो कम वाला में उसमें नंबर ऑफ बर्फी कम कर दो, तो ऐसा नहीं, नंबर ऑफ बर्फी दोनों में बराबर बराबर होना चाहिए। स्टेक इसमें अगर 20 स्टेक लग रहा है, इसमें 5 स्टेक लग रहा है, कोई, है ना, लाइन लगाने का लाइन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, इस तरह से करेंगे तो कम से कम एरिया लेगा वो ट्रे में। व्हाट इज द नंबर ऑफ, क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज, बोला जा रहा है कि अगर ये हमारा पर्पज है कि कम से कम एरिया ले, तो इस पर्पज को करने के लिए हर एक स्टेक में, है ना, हर एक स्टेक में कितने बर्फी लगेंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना बेटा। चलो इसको देखो, बहुत इजीली हम समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। फिर से एक ट्रे है, उसमें एक तरफ 420 बर्फी है, दूसरा क्वालिटी वाला 130 बर्फी है, लाइनिंग जो है वो बराबर ना हो, इसमें अगर 20, इसका 20 लाइन लगा रहे हो, इसका 50 लाइन लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन की लंबाई जो है, या इसमें अगर 5 बर्फी है तो इसमें भी 5 ही बर्फी एक लाइन में लगना चाहिए, यही पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो एक लाइन में कितनी बर्फियाँ होंगी, यही हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो 420 बर्फी है, अगर एक अच्छा वाला काजू बर्फी है, जो भी है काजू बर्फी, तो इसको मैं कैसे करूँगा, नंबर ऑफ स्टेक मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ स्वीट इन ईच स्टेक। देखो ऐसा ही होगा ना, अगर 420 बर्फी है तो नंबर ऑफ स्टेक मान लो 42, तो नंबर ऑफ स्वीट इन ईच स्टेक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 42 इंटू 10 आ जाएगा इतना। अगर ये 10 है तो ये 42 होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई से ही तो ये आएगा ना, ये बात समझ में आई। चलिए अब वही चीज़ इसके लिए भी तो होगा कि नंबर ऑफ स्टेक मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्वीट इन ईच स्टेक, सेम वही लॉजिक कि अगर मान लो इसमें नंबर ऑफ स्टेक 13 है तो नंबर ऑफ स्वीट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेक अगर मान लो 1 है तो नंबर ऑफ स्वीट इन एक कितना 130 लग जाएगा भाई, इसका इसमें जो नंबर रख लो, इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए। देखो ऐसा, अगर मान लो ये 4 स्टेक है और हर एक स्टेक में 100 बर्फियाँ हैं तो कितना हो जाएगा 400, हर एक में 5 है और 4 है तो 20 हो जाएगा, इसी तरह से निकालेंगे ना। अब देखो हमें क्या चीज़ बराबर लेना है बताओ, नंबर ऑफ स्टेक बराबर ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या चीज़ बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ स्वीट इन ईच स्टेक, इसका ये वाला और इसका भी ये वाला, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। अच्छा एक बात बताओ, ये 420 को मैं यहाँ पे कुछ नंबर ही आएगा ना, और यहाँ भी कुछ नंबर हो सकता है, हमें नहीं मालूम है क्या होगा। इसका करेंगे तो यहाँ भी कुछ नंबर आएगा, यहाँ भी कुछ नंबर आएगा, हमें नहीं मालूम है। जो भी आएगा यहाँ पे जो नंबर आएगा इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। हाँ 100% होगा। जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो तीसरा नंबर आता है तो उस तीसरे नंबर के वो सारे नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होकर बने होते हैं वो क्या होता है, फैक्टर होते हैं। ओके, तो फिर उसी तरह से इसका भी ये 130 का ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेक जो भी आएगा वो फैक्टर होगा, और ये भी क्या होगा बेटा, ये भी फैक्टर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किधर गया, इन ईच सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर, हर एक स्टेक में सेम नंबर होना चाहिए, क्या, नंबर ऑफ बर्फी। तो यानी नंबर ऑफ स्वीट इन ईच स्टेक, नंबर ऑफ स्वीट ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा तो लीस्ट एरिया के लिए देखो, ये अगर लीस्ट रहेगा तो नंबर ऑफ स्टेक क्या लेना चाहिए, बोला जा रहा है कि लीस्ट एरिया लगे तो ये नंबर ऑफ स्टेक क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये भी मैक्सिमम, तभी तो ये लीस्ट। भाई आपको बताया था मैंने एक्सरसाइज में भी कि अगर 8 को लिखना है तो मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ या 8 इंटू 1 लिखूँगा। तो अगर इसको मैंने बढ़ा दिया तो इसको कम करना पड़ेगा, है ना। इसको अगर मैक्सिमम कर दिया तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो हमें देखो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, ये दोनों क्या होने चाहिए
ये दोनों जो है देखो, नंबर ऑफ स्टिक कम से कम हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसमें भी नंबर ऑफ स्टिक कम से कम हो क्योंकि कम से कम एरिया लेना है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और ये दोनों क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो पहले देखो मैं ऐसा करता हूँ, कॉमन भी है और फैक्टर भी है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, कॉमन है, सेम होना चाहिए। क्या है वो नहीं पता है लेकिन होना चाहिए, वो तब मान के चल रहे हैं। फैक्टर तो है ही, कॉमन भी है, और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टिक एरिया कम रखोगे ना बेटा, तो ये नंबर ऑफ स्टिक और नंबर ऑफ स्टिक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये जब दोनों कम होगा, तो अगर ये कम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये दोनों मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HCF। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा, HCF निकाल लेंगे, खत्म। समझ में आया? तो अब HCF आप निकाल लो, HCF बताना तो नहीं पड़ेगा, चलो फटाफट कर लो। देखो डिवीजन एल्गोरिथम से कर लो, है ना। 420 इज इक्वल टू 130, कितनी बार जाना चाहिए, 3 टाइम जाना चाहिए ना। 390 हो जाएगा प्लस 30 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 130 को मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। किससे डिवाइड करूँगा, 30 से ही डिवाइड करूँगा, सही जा रहा है ना, 390, हाँ सही है। फिर इसको कितनी बार जाएगा, ये जो है 4 टाइम चला जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 10। अब मैं किसको रखूँगा यहाँ पे, 30 इज इक्वल टू, है ना। अब 30 किससे चला जाएगा, देखो इसी रिमाइंडर से तो करना होता है, 3 इंटू प्लस 0, तो ये जो 10 है यही क्या आ गया बेटा, यही आपका HCF आ गया। समझ आया? यानी ये नंबर ऑफ ईच स्वीट क्या आ गया, नंबर ऑफ स्वीट इन ईच स्टिक, ये भी क्या होगा, ये भी 10 होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये अगर 10 होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 43, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 42, सॉरी यहाँ पे जो है 42 होगा, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो देखो इस वाले बर्फी में जो है 42 स्टिक लगेंगे, ऐसे 1 2 3 4 42 लाइन लगाने में ना कोई दिक्कत नहीं है, 42 लाइनें हैं ऐसे हैं, 42 लाइन। और इसमें कितना लगेगा, 13 लाइन, रख लो ऐसा 13 लाइन, ऐसा 13 लाइन लग जाएगा। लेकिन लाइन की लंबाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये जगह पूरा का पूरा क्या होगा, बचेगा, और मिनिमम आपको स्पेस लग जाएगा। अदरवाइज इधर बहुत ज़्यादा कर लिए, इधर कम कर लिए, तो क्या होगा कि आपका स्पेस बेकार हो जाएगा। तो ये कहानी समझ में आई आपको, बस इतनी सी कहानी थी। चूँकि इतना ये हार्ड क्वेश्चन को बना दिया गया है लिख के कि हम इसमें कन्फ्यूज होते हैं, और करते क्या है कि हमें अंदाज़ा होता है, रट्टा मारे होते हैं। एक काम करते हैं, HCF निकाल लो, है ना। तो आपको क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। होता है LCM निकालना और आप निकाल लेते हो HCF, होता है HCF निकालना आप निकाल लेते हो LCM, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आती है। तो आप क्वेश्चन को समझिए और इस तरह से अप्रोच करके, इस तरह से जब अप्रोच करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि HCF निकालना चाहिए कि LCM निकालना चाहिए, ख़त्म कहानी, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया।